So dear students, my name is D.D. Misra and today I will teach you chemistry. तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। ये 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है और अगर ये चैप्टर जो है इतना इजी है और इतना कंसेप्चुअल है, अगर ये सबको समझ में आ जाए तो बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्योंकि ये प्योरली कंसेप्चुअल है, मैं तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, आपको जेई एडवांस तक मैं तुम्हें समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो क्योंकि पहला क्लास है तुम्हारा 11th का, इसलिए हम लोग जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से ही पढ़ेंगे। तो मोल समझने के लिए, जैसे मैं अगर बोला मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब क्या होता है, तो सबके मन में, जैसे मैंने किसी को पूछा, किसी स्टूडेंट को पूछा व्हाट इज मोल, तो वो बोला सर मोल का मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर। मोल का मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर। तो वो सही तो बोला, लेकिन ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला इसके बारे में। तो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा डजन। डजन का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 1 डजन। 1 डजन का मतलब है 12 नंबर। इट मींस इट हैज 12 नंबर्स ऑफ द सेम एंटिटी। जैसे अगर डजन बोलते हैं तो सबके दिमाग में ये पहला आता है कि डजन का मतलब, डजन जो होता है वो बनाना के लिए यूज होता है। अगर मैं बोलता हूँ एक 1 डजन ऑफ बनाना, इट मींस दैट इट हैज 12 नंबर ऑफ बनानास इन इट। बट आई विल से दैट डजन will be used for any entity. Let I will say 1 dozen of banana means it has 12 number of bananas. If I'll say 1 dozen of students means it has 12 number of students. जैसे डजन के अंदर 12 रहता है, उस हिसाब से मोल के अंदर 6.0202 × 10 to the power 23 नंबर रहता है। मतलब 6.022 × 10 to the power 23 नंबर रहता है। कुछ बुक में इसको 6.023 भी लिखा है, तो वो भी सही है। तो जैसे डजन का मतलब होता है 12, उस हिसाब से मोल का मतलब होता है ये एक नंबर। जैसे डजन अगर मैं बनाना के लिए यूज किया तो इसके अंदर 12 नंबर और 12 बनाना है। सिमिलरली अगर डजन में स्टूडेंट्स के लिए यूज किया तो इसके अंदर 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सिमिलरली अगर मोल में यूज किया आटम के लिए तो उसके अंदर आटम ही रहेगा, इतना नंबर का आटम रहेगा। अच्छा, ये नंबर को हम लोग ऐसे भी एब्रिविएशन कर सकते हैं, Na कैपिटल N सब्सक्रिप्ट A। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं किसी के लिए 1 मोल बोलता हूं तो इसका मतलब वहां पे उसी सब्सटेंस का इतना नंबर एंटिटी प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बनाना के लिए अगर डजन बोला तो उसके अंदर बनाना रहता है, वो भी 12। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए डजन यूज किया तो उसके अंदर क्या रहा, 12 नंबर के और 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे। तो सिमिलरली अगर मैं मोल यूज किया आटम के लिए तो उसके अंदर इतना नंबर का और Na नंबर का आटम्स रहेगा। अगर मैं इसको मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया तो उसके अंदर 6.022 × 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन यह है, कैन आई यूज दिस टर्म मोल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर बनानास? कैन आई यूज? यस, यू कैन ट्राई। देन द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट्स अ ह्यूज नंबर। It's a huge number and banana is a countable one, means we can say it as this mole or this huge number will be used for the microscopic one, जो अनगिनत होता है, जो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जो माइक्रोस्कोपिक होता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मोल। क्योंकि इतना बनाना गैदर करना मुश्किल है, इतना 1 मोल का स्टूडेंट्स को गैदर करना मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगा 1 मोल का जो नंबर है। 6.022 × 10 to the power 23 जो नंबर है वो पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसके लिए कैसे यूज करते हैं, जब टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन ही कम है तो स्टूडेंट इतना कहां से लाएंगे। इसका मतलब यही हुआ। अगर तुम्हें कोई पूछता है कैन यू यूज दिस टर्म मोल फॉर स्टूडेंट्स, फॉर बनाना, फॉर मंकी, फॉर एनी macroscopic particle, macroscopic, what is macroscopic? Macroscopic means which is visible in naked eye. What is microscopic? Which is visible by using one microscope, means it cannot be visible in naked eye.
मीन्स जो बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा नंबर के होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर के होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मोल। गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। इसका मतलब यही हुआ कि जो डजन हुआ, हम एक छोटा क्वांटिटी है, हम इसको किसी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मोल होता है वो मोल को हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक एंटिटी के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, डजन ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना हैज 12 नंबर ऑफ बनानास इन इट, एंड 1 डजन ऑफ स्टूडेंट्स has 1 dozen of student has 12 number of students in it. Similarly, if I write 1 mole of water molecules, it means that it has 6.022 into 10 to the power 23, or any number of water molecules in it, जिसका मोल उसके अंदर वही रहेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल का मोल है तो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। जैसे डजन अगर बनाना का है तो उसके अंदर 12 बनाना होता है, अगर डजन अगर स्टूडेंट्स का है तो फिर वो उसके अंदर 12 नंबर के स्टूडेंट्स रहते हैं। सिमिलरली मोल अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का है तो उसके अंदर इतने नंबर, और अवोगाड्रोस नंबर का ये नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं? अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। सो अगर ये जैसे मैंने बोला ये मोल है, और मोल अगर वाटर मॉलिक्यूल का है तो उसके अंदर उतने नंबर और अवोगाड्रोस नंबर का वाटर मॉलिक्यूल्स ही रहेगा। सिमिलरली इफ आई राइट 1 मोल ऑफ O2 molecules, yes, it has 6.022 into 10 to the power 23 number of O2 molecules। जैसे पहले ही बोल चुका हूं मैं, जिसका मोल उसके अंदर वही रहेगा लेकिन नंबर इतना रहेगा। तो क्वेश्चन आता है, सर क्या मोल सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज किया जा सकता है। सिमिलरली इफ आई राइट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन atom, it will have 6.022 into 10 to the power 23 number of oxygen atoms in it, जिसका मोल उसका एंटिटी वो रहेगा उस मोल के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल लिया, उसके अंदर अवोगाड्रोस नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स ही रहा। जैसे मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया, उसके अंदर अवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रहा। मैंने एटम लिया तो एटम रहा, मॉलिक्यूल लिया तो मॉलिक्यूल रहा। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे मैंने पूछा 1 मोल ऑफ O2 molecule has dash number of oxygen atoms, क्या होगा? सोचो। इसके लिए हमें जानना होगा 1 molecule of O2 has 2 oxygen atoms, so 1 mole of oxygen molecule means 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen will have 2 into 6.022 into 10 to the power 23 number of oxygen atoms। क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला, एक क्लासरूम के अंदर 5 डजन स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 डजन स्टूडेंट्स हैं। मैंने पूछा हाउ मेनी हैंड्स आर देयर, हाथ, कितने हाथ हैं उस क्लास में? मतलब वहां पे टीचर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैंने बोला देयर आर 5 डजन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, हाउ मेनी हैंड्स आर देयर इन द क्लासरूम? तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली आ जाएगा 120। कैसे हुआ 120? पर तुम लोग क्या किए, पहले सोचें कि एक स्टूडेंट के पास 2 हाथ होता है और 5 डजन यानी कि 60 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, और एक स्टूडेंट का अगर 2 हाथ होता है तो 60 स्टूडेंट का 120 हाथ होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सेम चीज हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। वो छोटा नंबर है इसलिए विजुअलाइज कर पाते हो। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि कैसे हो गया सर, क्यों 2 मल्टीप्लाई कर लिए? बहुत आसान चीज है। जैसे मैंने पूछा, अगर यहाँ पे जो लिखा मोल में, यहाँ पे जो लिखा अगर वही पूछा, सिंपली क्या लिखना है? अवोगाड्रोस नंबर। अगर यहाँ पे जो लिखा, अगर यहाँ पे भी वही लिखा, मतलब मोल ऑफ द सेम स्पीसीज अगर कंटेन्स द सेम एंटिटीज,
अगर हुआ तो सिंपली मोल ही होगा, अवोगाड्रोस नंबर ही होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर लिया इसको। क्या किया मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला, लेकिन उसके अंदर कितना एटम पूछा। जैसे वो 5 डजन स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट के साथ कितना हाथ है, जैसे मैंने पूछा तो हम क्या किए, पहले एक स्टूडेंट का कितने हाथ है और 5 डजन में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने भी तो यहीं पे यही किया। देखो क्या किया, मुझे 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 ये पता करना है 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो पहले तो मुझे सोचना होगा ना, ये एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन एटम है, एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन एटम है। क्योंकि यहां पे ये जो 1 मोल है ये एक लार्ज नंबर है। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4, 5, 6, 8, 10, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ लिया और फिर 6.02 10^23 मॉलिक्यूल लिया, देन ओनली मुझे सिर्फ 1 मोल मिला। इस सबको मिला दिया तो फिर ये 1 मोल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब अभी मुझे सिर्फ इसको जानने के लिए पहले मुझे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन एटम ये समझना होगा। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन एटम है ये समझना होगा। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 तो O डबल बॉन्ड वो मिलकर ही बनता है, तुम लोग स्कूल लेवल में पढ़े होंगे इसको। तो इसका मतलब एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम होता है। जैसे एक स्टूडेंट के पास 2 हाथ होता है, उस हिसाब से एक O2 मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम होता है। तो मैंने वही लिखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स। सो हमारे पास तो 1 मोल है, हमारे पास तो 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स हैं। जब एक मॉलिक्यूल के पास 2 ऑक्सीजन है तो हमें इतना नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास क्या करेंगे, 2 इंटू उतना लिखेंगे। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, आंसर में यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6.022 × 10^23 भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके हम 12.044 × 10^23 भी लिख सकते हैं और इसको हम सिंबॉलिकली 2Na भी लिख सकते हैं। तीनों करेक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट। ये हुआ इसका एक आसान सा एग्जांपल। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत इजी है, प्योरली कंसेप्चुअल, प्योरली मैथमेटिकल है। तो स्कूल लेवल में तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इसको, थोड़ा ध्यान से इसको देखो और समझो, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया और तुम्हें पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 पोर्शन होता है। सो फिजिकल केमिस्ट्री कैरीज 1/3 ऑफ टोटल केमिस्ट्री, और ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री पूरा मैथमेटिकल है, कंसेप्चुअल है। समझ गए तो बहुत इजी। गेटिंग माय पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इफ आई से 5 मोल of water molecule has how many water molecules? Has 5 Na number of water molecules. यहां पे मैं 6.02 × 10^23 भी लिख सकता हूं, लेकिन इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा, तो हम सिंबलिकली Na लिखते हैं। जहां पे जरूरत होगा तो वहां पे मल्टीप्लाई करके 6.02 × 10^23 लिख देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो 1 mole of water molecule has Na number of water molecules. So 5 mole of water molecules will have 5 Na or 5 into 6.02 × 10^23 number of water molecules. अगर मैंने ये पूछा 5 mole of water molecules has how many mole of or how many number of hydrogen atom, and ये फिर मैंने पूछा how many number of oxygen atoms. Getting my point? Similarly जैसे पहला एग्जांपल में बता चुका हूं मैं, एक O2 मॉलिक्यूल में कितना एटम, पहले हमें वो सोचना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और टोटल भी हम देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑल एटम्स, 3 चीज पूछा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब पहला हमें क्या करना होगा, जैसे पहले मैं बोल चुका हूं, पहले ये हुआ, अभी हमें पहले देखना होगा 5 मोल को हमें क्या करना होगा, 5 Na नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल करेंगे, H2O मॉलिक्यूल कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये 5 Na ऑफ H मतलब 5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है 5 Na ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वही हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं।
अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे ऐसे मैंने वहां पे ही बोला था एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होता है। सिमिलरली मुझे बताओ एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितना हाइड्रोजन एटम होता है? 2 हाइड्रोजन एटम होता है, H एंड H 2। जैसे ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल अगर देखोगे ऐसा रहता है, ये वी शेप और बेंड शेप में रहता है ये। तो 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम को मिला के जो होता है वाटर मॉलिक्यूल बनता है ना। तो इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होता है ना। और 5 मोल वो पूछा है, 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना हाइड्रोजन एटम होता है? तो हम क्या देख लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होता है और 5 मोल जो है उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर चुके हैं। यस, नंबर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो नंबर मतलब 5 Na नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इतना वाटर मॉलिक्यूल है। अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम का, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है। तो 5 Na नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या करना होगा, 10 नंबर ऑफ Na ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। पूरा सबको समझ में आया? मैं और एक बार बताऊं, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होता है। यस, तो हमारे पास जो मोल है, पहले मैं मोल को नंबर में कन्वर्ट किया और एक नंबर में कितना हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल जो है उसमें कितना हाइड्रोजन एटम्स होगा। तो इसका मतलब 5 मोल जो कि 5 Na ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो चुका है, उसमें एक में 2 करके, अगर एक में 2 है तो इतने में क्या होगा, इंटू 2 करेंगे। तो 2 into 5 Na दैट इज 10 Na ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अभी आते हैं ऑक्सीजन एटम के पास। मुझे बताओ यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मैं बात कर रहा हूं, यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल में जैसे हाइड्रोजन एटम 2 रहा, तो ऑक्सीजन एटम कितना है? तो ऑक्सीजन एटम कितना है? ऑक्सीजन एटम एक ही है ना। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन एटम रहा, मतलब डबल, एक मॉलिक्यूल 2 एटम, किसका? हाइड्रोजन का। तो 5 Na मॉलिक्यूल डबल हो गया, एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम, मॉलिक्यूल 1 एटम 2, तो मॉलिक्यूल 5 Na एटम्स कितना हुआ, 10 Na, डबल हो गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास एक ही ऑक्सीजन एटम है, मतलब जितना मॉलिक्यूल उतना नंबर ऑफ एटम। तो जितना मॉलिक्यूल उतना नंबर ऑफ एटम, तो कितना हो गया, 5 Na। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैव 10 Na, means 10 into Avogadro's number. Don't forget this one. This is not sodium, this is Avogadro's number. Sodium is N capital N small a, but this is capital N subscript capital A. It means that it is the Avogadro's number. Getting my point? Means you have to multiply 6.022 in 10 to the power 23 to get the exact numerical. I have written it in the numerical form, sorry, in the symbolical form. By multiplying the Avogadro's number, that is 6.022 in 10 to the power 23, you will get the numerical one. Getting my point? So if I add these two, means 15 Na number of all atoms, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी है, टोटल मिला के कितना हो गया, 15, 15 हो गया, 10 और 5 कितना हो गया, Na कॉमन चला गया, 10 और 5 मिलके 15 हो गया। तो 15 Na और 15 Na, अगर टोटल पूछा गया न्यूमेरिकल वैल्यू 15 into 6.022 in 10 to the power 23 number of total number of atoms are present in 5 mole of water molecules। अभी थोड़ा क्लियर हुआ? बहुत इजी है, बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने 5 मोल बोला, अगर मैं 5 मोल बोला, 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? तुम बोलोगे सर 5 Na होगा और 5 into 6.02 10 to the 23 होगा। जैसे मैंने मोल दिया और तुम लोग उससे मल्टीप्लाई करके, क्या एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करके उससे नंबर निकाल दिए। अगर मैं नंबर देता और मोल पूछता, अगर मैं नंबर देता और मोल पूछता, फिर से मैं वापस आऊंगा डजन के पास। जैसे मेरे पास 10 डजन बनाना है, मतलब मेरे पास कितना बनाना है, 10 into 12 120। अगर मैंने बोला मेरे पास 48 बनानास है, 48 बनानास है, मेरे पास कितना डजन बनाना है, क्या करोगे, 48 by 12 equals to 4 डजन। गेटिंग माय पॉइंट? अगर डजन दिया, नंबर पूछा, मल्टीप्लाई करोगे, डजन दिया, नंबर पूछा, मल्टीप्लाई करोगे 12, अगर नंबर दिया, डजन पूछा, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे। सिमिलरली मतलब अगर हम यहां पे, मैं ये बोल रहा हूं 6.022 into 10 to the power 23 number of N2 molecules equals to 1 mole of
N2 मॉलिक्यूल। पहले मैंने उसको उल्टा लिखा था, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। पहले मैंने 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल में कितना नंबर था, अभी उसको मैंने उल्टा लिखा। तो अगर मैं यहां पे लिखा 12.044 into 10 to the power 23 number of N2 molecules will have how many? 2 mole of N2 molecule। कैसे हुआ, कैसे करेंगे हम लोग? जैसे मैंने अगर तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है, स्मॉल n which represents the symbol of number of moles। number of moles equals to number of particles divided by Avogadro's number और 6.022 into 10 to the power 23। मतलब अगर तुम्हारे पास किसी भी पार्टिकल का अगर नंबर दिया गया तो उससे मोल कैसे निकालोगे? बाय डिवाइडिंग Avogadro's नंबर। जैसे अगर मॉलिक्यूल का मोल पूछा तो मॉलिक्यूल का मोल पूछा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय पार्टिकल्स से हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन बाय Avogadro's नंबर, इट विल बी गिविंग you the number of moles of that molecule। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पूछा तो नंबर ऑफ एटम्स देना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स दिया डिवाइड बाय Avogadro's नंबर, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द many formulae are there for the calculation of the number of mole। this is one of them। later on we will discuss all the formulae of the number of mole। getting my point? सेकंड आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास मोल कंसेप्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो 11th में जो पोर्शन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो हम पूरा बेसिस पे ध्यान देंगे। यहां पे आता है हमारे, इसके बाद हमें दो चार कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे मैंने बोला एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास abbreviated as GAM, molecular mass, then gram molecular mass, abbreviated as GMM। और जब ही एटॉमिक मास आता है उसके पैरेलली क्या आता है? मास नंबर भी आता है। जब ये सारे टर्म्स तुम्हें पता चल जाएगा, ये जितने सारे टर्म्स है, ये सारे टर्म्स तुम्हें पता चल जाएगा, फिर तुम्हें ये आसान हो जाएगा, चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तुम स्कूल लेवल पे पढ़े होंगे। मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास और जीएम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और जीएमएम क्या होता है। क्या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास? क्या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास? सॉरी। तो ये हम डिटेल्स में देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ये सारे तुम स्कूल लेवल पे पढ़ चुके होंगे, मैं फिर से थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं। सो जैसे इसके लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा, जैसे मैंने यहां पे लिया सोडियम, यहां पे लिखा 11 और यहां पे 23। मतलब अगर यहां पे मैं एक सिंबल लेता हूं, X इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटम, यहां पे मैंने लिया Z, यहां पे मैंने लिया A, यहां पे मैंने लिया Z, यहां पे मैंने लिया A। So this is the symbol of the element, this is the symbol of the element, this is the atomic number, this is the atomic number, and this is the mass number, this is the mass number। Mass number has number of neutrons and protons in it, number of neutrons and protons in it। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हुई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हुई है। इसका मतलब अगर एक सिंबल दिया गया, उसके लेफ्ट साइड नीचे जो रखा गया वो क्या बताता है, वो एटॉमिक नंबर बताता है, और एल्स क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पे ये जो मास नंबर है, इट इज द समेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन।
तो इसका मतलब जब ये एक नंबर है तो मास नंबर जो है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। मास नंबर जो होता है कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। कैसे होगा? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक एक नंबर हैं जो कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं, तो फिर इनका समेशन भी तो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। इसका मतलब मास नंबर जो है एक नंबर है जिसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है। तो ये जो नीचे जो रखा गया Z, इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन रहता है, और ऊपर जो रखा गया A, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहता है। अगर ये दोनों का जो मिला हुआ चीज है, जो समेशन वाला क्वांटिटी है, इससे अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर यहां पे मुझे न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो इसका मतलब अभी जो है ये स्पीशीज के लिए हम न्यूट्रॉन निकालते हैं, स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल वो अलग पार्ट है, लेकिन यहां पे जो है n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और P और Z वो दोनों सेम होते हैं, उसको देखते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन भी दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया न्यूट्रॉन्स, ये हो गया प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल e माइनस चार्ज लिया मैंने, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो स्पीशीज है इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, यस, और कितना इलेक्ट्रॉन है। गेटिंग माय पॉइंट? सो सबसे पहले हमें जो मिला वो है एटॉमिक नंबर और Z, और जो लेफ्ट साइड नीचे है और वो 11 है। मतलब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स है, जिसका एटॉमिक नंबर तुम 11 बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 बोल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, यहां पे जो न्यूट्रॉन है, मैंने क्या बोला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के हमें मास नंबर मिलता है। मास नंबर कितना मिला? 23। तो अगर न्यूट्रॉन बोलेंगे तो क्या होगा? मास नंबर माइनस Z, A माइनस Z। मास नंबर के अंदर दोनों है N एंड P। अगर इससे P नहीं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। तो क्या हो गया बताओ? 23 माइनस 11 इक्वल्स टू 12। तो न्यूट्रॉन मेरे पास कितना हो गया? 12 आ गया, और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर जो है वो 11 आ गया। अभी आते हैं इलेक्ट्रॉन के पास। एक न्यूट्रल एटम के पास जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन का माइनस में आता है और प्रोटॉन का कितना होता है? प्लस में होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का क्या होता है? प्लस ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या यहां पे तुम्हें कोई चार्ज दिख रहा है? क्या यहां पे कोई प्लस? और चार्ज का पोजीशन जो है, जैसे लेफ्ट साइड नीचे हुआ एटॉमिक नंबर, ऊपर हुआ मास नंबर, सो राइट साइड ऑफ वाला पोजीशन जो है, टॉप वाला पोजीशन जो है वो चार्ज वाला पोजीशन है। तो अगर क्या यहां पे कोई चार्ज है? प्लस है, +1 +2 +3 -1 -2 -3 कुछ है क्या? ऐसे तो इसके पास माइनस होगा भी नहीं, क्योंकि मेटल है। मेटल सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्कूल में पढ़े होंगे, तो कहीं माइनस हो नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल की तरह बोल रहा हूं। अगर ये प्लस हुआ तो प्लस चार्ज है, अगर माइनस हुआ तो माइनस चार्ज है। अगर कुछ नहीं है मतलब जीरो है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जितना होगा प्रोटॉन उतना ही होगा, तब दोनों का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तब होगा। ये सारे स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, फिर से बता देता हूं मैं। तो इसका, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसका मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी प्रोटॉन के साथ ही सेम होगा, वो भी 11 है, तो ये भी 11 है। तो हमारे पास 3 आ गया। ये वाला राउंडेड वाला न्यूट्रॉन है, ये वाला राउंडेड वाला प्रोटॉन है, और ये वाला राउंडेड वाला 11 है, और ये इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही है, बस न्यूट्रॉन अलग हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या ये मन में आता है, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हमेशा सेम रहते हैं? तो आंसर बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स are always equal for a neutral species, for a neutral atom, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं यहां पे कोई चार्ज रख दिया, तो वो चार्ज ही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ये कांसेप्ट। तो यहां पे मैंने लिखा सोडियम 1123 प्लस। अभी यहां पे प्लस हो गया। अभी प्लस को देख के तुम्हारे दिमाग में पहले ही आना चाहिए, यहां पे तो भैया यहां पे तो प्लस आ गया, इसका मतलब यहां पे प्रोटॉन P और E कभी सेम नहीं होगा। जब कभी भी प्लस और माइनस चार्ज आ जाए तो कभी भी ये ध्यान दे, तो तब जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कभी इक्वालिटी नहीं रहेगा। अनइक्वल है, इसीलिए तो चार्ज अपीयर हुआ है।
तुम बोलोगे सर चार्ज कैसे आ गया? चार्ज इसीलिए आया जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। अगर दोनों बराबर के होते एक दूसरे को कैंसिल कर लेते तो न्यूट्रल हो जाते। अगर दोनों में से कोई एक बढ़ गया तो फिर वो जो चार्ज है अगर वो नेगेटिव स्पीसीज है तो नेगेटिविटी बढ़ेगा, अगर वो पॉजिटिव स्पीसीज है तो फिर पॉजिटिविटी बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसको देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ज्यादा है इसीलिए प्लस चार्ज दिख रहा है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए प्लस दिख रहा है। अगेन वी विल गो फॉर दिस एटॉमिक नंबर Z और P which is 11 here. Coming for the neutron, again it is 23 minus 11, it is 12 again. Coming for the electron, which should be 11 when this charge is not there. अगर ये चार्ज नहीं होता, अगर ये प्लस चार्ज नहीं होता तो फिर यहां पे भी इलेक्ट्रॉन 11 ही होता जो हम पहले एग्जांपल में देख चुके हैं। अभी क्योंकि प्लस आ गया इसका मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मतलब यहां पे होने वाला था 11 इलेक्ट्रॉन, अभी हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो अगर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 11 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? 11 प्रोटॉन होगा +11 और 10 इलेक्ट्रॉन का हो गया -10। दोनों जाने के बाद क्या बच गया? +1। एक चार्ज यहां पे आ गया। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता, स्कूल लेवल में हो चुका है लेकिन ये भी नहीं पता होता है, तो मतलब ये होता है अगर प्रोटॉन बढ़ गया तो प्लस चार्ज यहां पे अपीयर करेगा। प्रोटॉन तो बढ़ता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भी जो भी कम ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रॉन अगर कम होता है अल्टीमेटली हमें प्रोटॉन ज्यादा दिखेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो प्रोटॉन कम दिखेगा। प्रोटॉन तो कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो दोनों कहां पे रहते हैं? न्यूक्लियस में। तो जितने सारे चीज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पूरा 2 साल में पढ़ेंगे और 11th 12th क्लास में पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है न्यूट्रॉन का और न्यूक्लियस का कोई चेंजेस नहीं होता है एक्सेप्ट इन वन चैप्टर व्हिच इज द रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जहां पे क्या होता है वो न्यूक्लियस फट जाता है, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो अगर कुछ इसको एनर्जी मिला, कोई बॉम्बार्डमेंट मिला तो फट जाता है, वो आगे पढ़ने वाले हम। इसको छोड़ के बाकी कोई भी चैप्टर में वो जो न्यूक्लियस होता है वो अनअफेक्टेड रहता है। न्यूक्लियस होता है अनअफेक्टेड रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है फिक्स रहता है, जो चेंजेस होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन में होगा। अगर मैंने यहां पे लिखा O2-, इसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैंने पहले से लिखा तो ये 6 है, सॉरी ये 8 है और ये 16 है, 8 और 16 है। तो अगर मैंने यहां पे Z लिखा और P लिखा तो क्या हो जाएगा? 8। अगर मैं न्यूट्रॉन बोला तो 16 - 8 क्या हो गया? ये भी 8 हो गया, ये भी 8, ये भी 8। और अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन अगर ये चार्ज नहीं होता तो फिर क्या होता ये? तो यहां पे ये 8 इलेक्ट्रॉन होता। तो तुम्हें करना क्या है? अगर ये प्लस हुआ, जितना प्लस है एटॉमिक नंबर से उतना कम करके इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देना है तुम्हें। इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा है, 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए 2- आ रहा है। 2+ अगर होता 2 प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए 2+ आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर ये न्यूट्रल एटम होता, ऑक्सीजन एटम होता, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 8 है तो इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होता। क्योंकि 2- है, माइनस चार्ज इसीलिए आया क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। क्यों 2 ज्यादा है और कैसे 2 ज्यादा है? क्योंकि यहां पे 2- है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे 8 प्रोटॉन था और मिला के 10 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? पूरा समझ में आया सबको? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सो अभी तुम लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करते हैं स्पीशीज में जब उसका सिंबल दिया हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी आते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास के ऊपर। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है और GAM, उसमें क्या होगा? इट इज द एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ all atoms or all isotopes. Getting my point? Sorry. तो आइसोटोप क्या होता है? तुम लोग स्कूल लेवल में पढ़े होंगे इसको। आइसोटोप का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होते हुए मास नंबर अलग हो जाता है। जैसे मैं अगर क्लोरीन का बात कर रहा हूं, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स।
Chlorine has two isotopes. One is chlorine 1735. Another one is chlorine 1737. ये दोनों आइसोटोप्स हैं। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, लेकिन मास नंबर में दोनों में अंतर है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमें ये मिला, ये जो नेचर में रहते हैं ये 3:1 रेशियो में रहते हैं, ये 3:1 रेशियो में रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हम उसका मास नंबर बोलेंगे तो इसमें 35 है और इसमें 37 है। लेकिन अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन बोल रहा हूं तो तुम क्या करोगे, इनका रेशियो देखोगे। एवरेज आइसोटोपिक मास कैसे निकाला जाता है? ये 35 वाला जो है वो कितने टाइम्स का है? 3 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 35 × 3 प्लस ये 37 जो है वो कितने टाइम का है? 1 टाइम का। तो 37 × 1 होल डिवाइडेड बाय, दोनों मिला देंगे 3 + 1। तो ये जो वैल्यू आएगा ये तुम्हारा 35.5 ग्राम आएगा। तुम स्कूल में पढ़े होंगे इसको, इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 35.5 ग्राम होता है। गेटिंग माय पॉइंट? 35.5 ग्राम कैसे आया? यहीं से आया, क्योंकि इसके पास 2 आइसोटोप रहता है, इसके पास 2 आइसोटोप रहता है। अगर 3 होता तो हम जैसे यहाँ पे ये 35 3 टाइम्स का है, 37 1 टाइम्स, अगर 3 टाइप का आइसोटोप होता है हम उसको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते। तो जिसका जो मास नंबर वो कितने टाइम्स है प्लस सेकंड का जो मास नंबर वो कितने टाइम्स का है डिवाइडेड टोटल नंबर टाइम्स विल गिव यू द एवरेज आइसोटोपिक मास। सो दिस इज नोन एज द एवरेज आइसोटोपिक मास मींस द ग्राम एटॉमिक मास। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर क्लोरीन के लिए तुम्हें कोई पूछा 35 क्लोरीन का क्या होता है, 37 क्या होता है, 35.5 क्या होता है, then your answer will be 35 and 37 are the mass numbers of chlorine atom, whereas 35.5 gram is the gram atomic mass of chlorine। पूरा क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। कभी कभी लिखा जाता है जैसे मैंने यहां पे लिखा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और यहां पे मैंने लिखा ग्राम एटॉमिक मास और GAM एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और GMM। ग्राम एटॉमिक मास और GAM और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और GMM। क्या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। इसका मतलब होता है दिस इज द मास ऑफ वन एटम। एक सिंगल एटम का जो मास होता है उस मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब होता है जैसे ये इसमें भी एटॉमिक मास है, इसमें भी ग्राम एटॉमिक मास। द वर्ड एटॉमिक इज कॉमन इन बोथ। इसका मतलब दिस टू आर एसोसिएटेड विद एटम्स। सो एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम, और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक का मास है। अगर एक सिंगल एटम मैंने सिंगल सोडियम एटम लिया तो उसका जो मास होगा उसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने पूरा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स लिया, उसका जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास और GM बोलेंगे। यहां पे भी जैसे ये दोनों का रिलेशन है वैसे ये दोनों का रिलेशन है। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जैसे क्या हुआ? एटॉमिक मास का मतलब हुआ मास ऑफ 1 एटम, उससे आपसे मॉलिक्यूलर मास में क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जैसे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम जुड़ जाता है, एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास के बाद यहाँ पे ग्राम जुड़ जाता है, ग्राम जुड़ गया तो इसका मतलब ये मोल का हो गया। यहाँ पे भी तो वही हुआ है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? लाइक ग्राम एटॉमिक मास, इट विल बी हैविंग मास ऑफ 1 मोल ऑफ molecules।
अगर मैंने एग्जांपल लिया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम is 16U, whereas GAM, gram atomic mass of oxygen atoms equals to 16 ग्राम। ये U और GM में अंतर है। ग्राम हो जाता है तो वो मोल के साथ होता है, अगर ग्राम हो जाता है तो फिर वो मोल के साथ हो जाता है, अगर ये U हो जाता है तो एक सिंगल स्पीसीज के साथ होता है। सिमिलरली अगर मैंने यहां पे लिखा एग्जांपल में, यहां पे अगर लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल अगर बोलता हूं तो फिर ये क्या बोलोगे 32U, whereas if I'll say GMM, gram molecular mass of O2 molecules will be क्या हो जाएगा 32 ग्राम। ग्राम आ जाता है तो मोल का मास होता है, U होता है तो सिंगल स्पीसीज का होता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो पूरा क्लियर हुआ एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो जो है आज जो है बेसिक्स पार्ट मैंने डिस्कस किया, तो आगे इसके नेक्स्ट क्लास में क्या होगा हम और थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आज जो मैंने बताया पूरा चीज तुम्हें समझ में आया। जो तुम्हें डाउट रहा उसको कमेंट करो, तो लेटर एंड विल डिस्कस अबाउट दिस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।